नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आज इंडियन हिस्ट्री क्रैश कोर्स पार्ट नंबर 2 है। ये एक तरीके से जो अपना पार्ट फर्स्ट था उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, उसका ही दूसरा वर्जन है। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण डाटा जो उस लेक्चर में रह गया था, उस लेक्चर में मैंने बहुत सारी कहानियाँ बताई थी। इस लेक्चर में एग्जाम की दृष्टि से जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से वो डाटा देखेंगे। मैंने बताया था कि अंग्रेजों के आने से लेकर 1857 तक के उसको हम दो भागों में देखेंगे, और 1857 से लेकर 1947 तक के लेक्चर्स को हम दो भागों में देखेंगे। और उसके साथ साथ में मैंने आपको एक 7 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से अंग्रेज आए और भारत में स्वतंत्रता संग्राम किस तरीके से हुआ और अंग्रेज कैसे छोड़कर चले गए थे। उसके अलावा मैंने आपको एक मूवी सजेस्ट की थी गांधी नाम से जो 1984 में आई थी और ऑस्कर विनिंग मूवी थी। तो शायद वो मैंने प्ले लिस्ट में लगा दी थी, तो आपने देख ली होगी। प्ले लिस्ट में लगा दी थी, वो आपने देख ली होगी। तो आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, गवर्नर जनरल और प्रमुख समाज सुधार जो हुए हैं उनको देखेंगे। पहले देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, उसके बाद में हमारे समाज में कुछ सुधारक आए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, प्रमुख गवर्नर जनरल, प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए और अंग्रेजों के द्वारा उस समय तक लाए गए कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स यानी कानून, उनको बारे में भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फैक्ट्स से बारे में शुरुआत। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो लास्ट लेक्चर का पीडीएफ है, उसका ही आधा पार्ट बचा हुआ है, वो इसमें यूज होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। अगले लेक्चर का पीडीएफ में यानी 1857 से 1947 तक के जो लेक्चर है बनेंगे, दो लेक्चर, उनका पीडीएफ मैं तैयार कर चुका हूँ। तो वो मैं आपको पोस्ट के थ्रू पीडीएफ में डाल दूंगा और अगले लेक्चर में तो डालूंगा ही। ठीक है, तो आप उस तरीके से देख लेना। अभी शुरुआत करते हैं, तो आपके स्क्रीन पर देखते चलना। एक बार मैं आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि सन 1600 के आसपास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीईआईसी के कुछ लोगों ने मिलकर महारानी से चार्टर लिया था कि हमें जाकर भारत के साथ व्यापार करना है। उससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया था और यहाँ भारत के साथ में व्यापार करने लगे थे। तो भारत के साथ व्यापार में उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। तो सभी जो यूरोपीय देश थे, 5-6 देश, जैसे कि मैंने बताया था, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद में अपने फ्रांसीसी आए थे। तो ये अपने भारत के साथ व्यापार करने के लिए आपस में लड़ने लगे और इस युद्धों में, आपस के यूरोपीय देशों के युद्ध में ब्रिटिश जीत गए थे। ब्रिटिश सबसे ज्यादा आगे निकल गए और ब्रिटिशों ने अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया। फिर कहानी बंगाल की साइड में बढ़ती है। ब्रिटिश बंगाल, मद्रास यानी चेन्नई और मुंबई, इन तीन जगहों पे अपनी प्रेसिडेंसी बनाए हुए थे। बंगाल में सन 1757 में सिराजुद्दौला अंग्रेजों को एक काल कोठरी में कैद कर देता है। ब्लैक डे बोला जाता है उसे, या ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है उसे। तो उसमें कैद कर देता है, उसमें से बच के कुछ एक लोग बचते हैं और वहाँ जो मद्रास मैंने बताया था, मद्रास में जाकर के वहाँ की जो प्रेसिडेंटी थी उनको इन्फॉर्म करते हैं। मद्रास की प्रेसिडेंसी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 300-400 सैनिकों को भेजती है और प्लासी का सन 1757 का युद्ध होता है, जिसमें मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको घूस दे करके या अपनी साइड में मिला करके अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। उसके बाद में अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो नीति का यूज करने लग जाते हैं। और उसके बाद में सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसके कारण रॉबर्ट क्लाइव का कद बढ़ गया था। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग और हेक्टर मुनरो, तीन बताए थे मैंने। हेक्टर मुनरो ने 1764 वाले युद्ध का नेतृत्व किया था। इस तरीके से हमने वहां तक पहुंचे। सन 1757 और 1764 के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अपने प्लान चेंज किए, और 1764 के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अपने व्यापार का प्लान चेंज किया और अपने आप को खुद राजा बनाने का प्लान शुरू कर दिया था। तो वहां से सन 1773 में अंग्रेजों के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद में अंग्रेजों के अपने आप को फैलाने के लिए नीचे के तीन राज्यों के बारे में बताया था मैंने। बताया था मैसूर, मैसूर के ऊपर हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मराठा, और उसके बाद में अपना मराठा, और मराठा के बाद में अपना ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंड करना था। तो फूट डालो राज करो की नीति यूज करते हुए 4 युद्ध हुए थे। एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान थे मैसूर के राजा। उसके बाद में मराठाओं के साथ युद्ध हुए थे, 3 मराठा युद्ध हुए थे, 2 एंग्लो सिख वार हुए थे और अफगान वार हुआ था एक। तो इस तरीके से अंग्रेज पूरे भारत पर फैल गए। उसके बाद में उन्होंने सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के यूज किया। सहायक संधि यूज करके ज्यादातर राजाओं को अपने साथ में मिला लिया, यानी कि तुम सेना मत रखना, सेना हम रखेंगे, बाकी अपना राजस्व तुम इकट्ठा करो, सब्सिडरी अलायंस के साथ में। उसके बाद में डलहौजी आए। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आए, यानी एक तरीके से अगर राजा का पुत्र नहीं है तो उसका जो साम्राज्य है उसे अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। तो डलहौजी के बाद में
जाने के बाद में सन 1856 में डलहौजी चले गए थे, लॉर्ड कैनिंग आ गए। डलहौजी के जाने के बाद में सन 1857 में क्रांति हुई थी, तो मैं क्रांति तक आपको ले जा चुका था। अब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, एक तरीके से सारी चीजें रिवाइज होती चलेंगी। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला पीडीएफ लगा, फोटो लगा देता हूँ और आप टैली करते चलिए। ये मतलब मैंने पीडीएफ में बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट केरल आया था, और उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जैमरिन, हिंदू राजा थे वहाँ पे। तो उनके पास में आया था, उनसे अनुमति मांगी थी व्यापार के लिए, तो उन्होंने अनुमति दे दी थी और उन्होंने स्वागत भी किया था इस वास्को डी गामा का। उसके बाद में 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा जीत लिया था। बीजापुर मराठा साम्राज्य के अधीन था, तो बीजापुर का जो क्षेत्र था गोवा, वो पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर से जीत लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये फैक्ट एग्जाम के हिसाब से तैयार किए हुए मेरे साथ। 21 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था। इसमें साझेदार जो थे 217 साझेदार थे, 217 लोगों की प्राइवेट कंपनी थी BEIC। 1609 में कैप्टन हॉकिंस, सन 1609 में, कहीं कहीं पे 1608 होता है, कहीं कहीं पे 1609 होता है। एक्चुअली में 1608 में वो चले होंगे और 1609 में वहां पहुंचे होंगे, तो ऐसा हो सकता है 1609। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम बार कब को पहुंचा जहांगीर के दरबार में, तो कैप्टन हॉकिंस पहुंचे थे जहांगीर के दरबार में और सन 1609 में पहुंचे थे। तो उस समय राजा जो जेम्स फर्स्ट थे उनका राजदूत बनकर वो गए थे। सन 1611 में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम बना ली थी, यानी पूर्वी क्षेत्र में बना ली थी, और सन 1613 में अपनी व्यापारिक कोठी जो है उन्होंने सूरत में बना ली थी। तो मसूलीपट्टनम मैंने बताया था कि इधर की साइड में अपना जो नीचे की साइड में तमिलनाडु है उस वाले क्षेत्र में, और ऊपर आंध्र प्रदेश, इनके बीच में मसूलीपट्टनम क्षेत्र बताया था मैंने। और अपना ये जो सूरत जो है अपना गुजरात में है। तो सन 1611 में प्रथम व्यापारिक कोठी, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सी थी, तो मसूलीपट्टनम था। उससे पहले एग्जाम में ये सारे जो फैक्ट हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आपको रिवाइज हो जाए। हर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ थी, सबसे पहले कौन पहुंचा राजदूत, उससे पहले ये कि कब बना चार्टर, बेदरा का युद्ध कब हुआ, पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को कब जीता। तो ये अपने फैक्ट हैं। उसके बाद में सन 1615 में सर टॉमस रो था, जहांगीर के दरबार में राजदूत बन करके गया। पहला सर कैप्टन हॉकिंस था, उसके बाद में उन्होंने व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली। कैप्टन हॉकिंस ने कोई व्यापारिक छूट प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने तो बस सिर्फ अपना राजदूत बनकर गए थे, उनके जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर गए थे। तो टॉमस रो ने व्यापारिक छूट प्राप्त की और उसके बाद में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करना ज्यादा शुरू कर दिया था। उसके बाद में सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास गांव पट्टे पर ले लिया। मद्रास गांव पट्टे पर ले लिया। मैं स्क्रीन पर आपको मैंने स्क्रीन पर आपकी मैप लगा दिया है। इसमें कुछ एक लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको लोकेट करा देता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ पे मुगल शासन कर रहे हैं ये वाला क्षेत्र जो है अपना दिल्ली वाला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सूरत, हाँ मसूलीपट्टनम, और सन 1639 में इस जगह पे एक गांव था, मद्रास नाम का गांव था, वो अंग्रेजों ने पट्टे पर ले लिया था और उसके चारों तरफ फोर्ट सेंट जॉर्ज सन 1644 में किले का निर्माण कर दिया। 44 में फोर्ट सेंट जॉर्ज इस नाम के किले का निर्माण कर दिया जाता था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है और पूछा जा सकता है कि पहला किला अंग्रेजों के द्वारा कौन सा बनाया गया। सन 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज ये किला पहला अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, तो ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद में सन 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुई थी। दहेज में मुंबई मिल गया, तो दहेज में ये वाला जो क्षेत्र है मुंबई पुर्तगालियों से मिल गया। पुर्तगालियों ने ये गोवा तो कब्जा किया हुआ है, उसके दादरा नागर हवेली और इधर की साइड में दमन और दीप है, इस तरीके से। तो ये वाले क्षेत्र पुर्तगालियों ने कब्जे किए हुए थे। मुंबई भी कब्जे में किया हुआ था पुर्तगालियों ने, मराठा साम्राज्य से एक छीन लिया था। तो इस मुंबई को दहेज में दे दिया सन 1661 में। पुर्तगाली राजकुमारी की शादी जब चार्ल्स सेकंड से हुई तो दहेज में मुंबई मिल गया। फिर उसके बाद में कहानी पहुंचती है सन 1698 में। बंगाल शासक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीन गांवों के नाम बोल रहा हूं। एक का नाम है सूतानुती, दूसरे का नाम है कालीकट और तीसरे का नाम है गोविंदपुर। दोबारा सुनिए, सन 1698 की बात है। तीन गांव अपनी कंपनी जो है अंग्रेजों वाली, तीन गांव को आपने क्या करती है, जमींदारी प्राप्त कर लेती है, तीन गांव की जमींदारी प्राप्त कर लेती है। सन 1651 में इन्होंने इन्हें लीज पर लिया था इन तीनों गांवों को, और सन 1698 में जिस समय औरंगजेब थे तो उस समय इनकी जमींदारी प्राप्त कर लेती है। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया कालीकट के चारों तरफ वो अपने
भारतीय व्यापारियों को बसा लेती है और वहां पे किले का निर्माण करती है। उसका नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किले, ये दूसरा किला इन्होंने बना दिया है। यहाँ पे फोर्ट विलियम किले का निर्माण करते हैं। कुछ बात फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसी जो है सन 1668 में उन्होंने सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित कर दी थी और 1674 में उन्होंने पांडिचेरी में ट्रेड पोस्ट स्थापित कर दी है। तो फ्रांसीसियों के लिए मैं रेड पेन में लगा देता हूं कि सूरत में तो उन्होंने 1668 में ग्रीन पेन लगा देता हूं, और उसके साथ साथ में उन्होंने यहाँ पे पुडुचेरी जिसे बोला जाता है, पुडुचेरी में उन्होंने सन 1674 में ये अपना ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित कर दी है। देखो पुडुचेरी के मैं 4 पार्ट आपको बता चुका हूं। पुडुचेरी और कराईकल ये जो है अपने तमिलनाडु में पड़ते हैं, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और माहे जो है वो अपना केरल में पड़ता है। अपने स्टैंडर्ड जीके के लेक्चर में मैंने जब आपको यूनियन टेरिटरी और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया था, तब ये चारों टॉपिक आपको बताए थे। उसके बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध होते हैं। उन युद्धों को कर्नाटिक वार बोला जाता है। कर्नाटिक वार बोला जाता है क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्षेत्र हो गया है। यहाँ पे अंग्रेजों की ये बनी हुई है ट्रेडिंग पोस्ट, और बीच में यहाँ पे फ्रांसीसियों ने बना ली। इस जगह पे एक राज्य था जिसका नाम था कर्नाटक राज्य। ये वाला पूरा जो क्षेत्र था, इस वाले पे कर्नाटक राज्य था। तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसियों के, अंग्रेज वर्सेज फ्रेंच, इनके बीच में 3 युद्ध दिए थे। इन तीनों युद्धों को कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है। 3 कर्नाटक वार। ये कर्नाटक राज्य था इस कारण, इसलिए कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 3 युद्धों की सन देख लीजिए आप। पहला जो युद्ध हुआ 1740 से 1748 तक, इसे एला सापल की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 1754 तक, इसे पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त किया गया। और तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763, इसे पेरिस संधि के तहत समाप्त कर दिया गया। ओके, तो ये 3 युद्ध होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फ्रेंच गवर्नर डुप्ले का नाम मैं पहले भी बता चुका हूं। और सन 1760 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था बांडीवास का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। तो यहां से अंग्रेजों की जो ताकत है वो बढ़ने लग गई थी। उसके बाद में आपको मैं कुछ एक घटनाएं पहले भी बता चुका हूं। जब बंगाल में ब्रिटिश जाते हैं तो 20 जून 1756 को, ये डेट आप याद रख सकते हो आप, 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिस समय बंगाल के राजा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को उस फोर्ट विलियम के अंदर कैद कर दिया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को कैद किया था और 20-22 लोग बचे थे। उनमें से बारेन हेस्टिंग नाम का एक व्यक्ति भी बच गया था। तो इस तरीके से मैं पूरी कहानी तो पहले ही बता चुका हूं। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो याद कराने वाली, वो आपको फैक्ट में बता दिए। अब मैं प्रमुख गवर्नर और प्रमुख गवर्नर जनरलों के बारे में बात करने वाला हूँ। वायसराय का पद जो था सन 1857 की क्रांति के बाद, जब 1858 में जीओआई एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम 1858 आया, तब बना था वायसराय का एक्ट। ठीक है, वायसराय का जो पद था। लेकिन उससे पहले या तो गवर्नर होते थे या गवर्नर जनरल। शुरुआत में तो इन तीनों जगह पे गवर्नर, एक गवर्नर होते थे। मद्रास में एक गवर्नर, मुंबई में एक गवर्नर, और इधर की साइड में अपने बंगाल में एक गवर्नर। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जिता दिया तो उसके बाद में यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। सन 1773 में गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल हो गया और ये गवर्नर रह गए। तो ये रिपोर्ट करते थे यहाँ बंगाल वाले को, और बंगाल वाला रिपोर्ट करता था ब्रिटेन को जाकर के। तो ये आप एक एक करके गवर्नर जनरल देखते चलिए। शुरुआत करता हूं मैं गवर्नर के बारे में। एक ही गवर्नर रहा था बंगाल का, उसके बाद में गवर्नर जनरल हो गया था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो था सन 1757 उन्होंने बक्सा प्लासी का युद्ध जितवाया। 1757 से लेकर 1760 तक वो गवर्नर रहे थे बंगाल के। ठीक है, और ये डुअल सिस्टम लेके आए थे। 1760 से वो अपने वापस चले गए थे। दोबारा उन्हें कंपनी ने सन 1760 में वो इंग्लैंड चले गए थे। दोबारा कंपनी ने उन्हें 1765 में फिर से बुला लिया, और फिर सन 1765 से लेकर सन 1767 तक गवर्नर रहे थे। अभी गवर्नर जनरल का पोस्ट नहीं बना था, अभी सिर्फ गवर्नर का ही पोस्ट था। तो इन्होंने डुअल सिस्टम की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो पहले जो गवर्नर है बंगाल के, पहले गवर्नर जो हुए बंगाल के वो हुए अपने रॉबर्ट क्लाइव। पहले गवर्नर हुए बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, सिर्फ गवर्नर। पहले गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में गवर्नर बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जो बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग, सिर्फ अभी गवर्नर बन रहे हैं। गवर्नर जनरल जब 1773 में एक्ट आ जाएगा उसके बाद बनेंगे। सन 1772 से 1773 तक वो गवर्नर रहे, और उसके बाद में जब सन 1773 में एक्ट आ गया उसके बाद में 73 से 85 तक गवर्नर जनरल रहे। सन 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल रहे। तो ये देखिए वॉरेन हेस्टिंग कंपनी के क्या क्या काम किया उन्होंने, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में।
सन 1772 में जुडिशियल प्लान लेके आए, यानी अपना न्यायिक नियम लेके आए, और इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, फौजदारी अधिकार उन्हें दे दिए गए, दीवानी अधिकार उन्हें दे दिए गए, यानी क्रिमिनल राइट्स और सिविल राइट्स दोनों ही कलेक्टर को दे दिए। सन 1773 में रेगुलेटिंग आया, जिसके तहत गवर्नर जनरल की शुरुआत की गई। तो पहले गवर्नर जनरल जो बनेंगे वारेन हेस्टिंग बनेंगे। ये पूछा जा सकता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वारेन हेस्टिंग। भारत के गवर्नर जनरल नहीं है अभी भी, याद रखना, ये भारत के नहीं है, सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल। बाद में सन 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की शुरुआत की थी। चार्ल्स विलियम बिल्किंस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इन्हीं के समय की बात चल रही है। सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की थी। सन 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र की शुरुआत हो चुकी है, द बंगाल गजट, जिसको जेम्स ऑक्सटन हिक्की नाम के एक व्यक्ति ने निकाला था, ये भी अंग्रेज था। तो पहला भारत का समाचार पत्र है द बंगाल गजट। इसको निकालने वाले हैं जेम्स ऑक्सटन हिक्की, ये अंग्रेज अधिकारी हैं। ओके, तो ये वारेन हेस्टिंग का 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। वारेन हेस्टिंग के बाद अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हैं, सन 1786 से लेकर 1793 तक रहे। तो इन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, यानी सिविल सर्विसेज का, यानी जो कलेक्टर का जो चयन था, वो चयन की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी कि कैसे इसका चयन होना चाहिए। पहले तो कंपनी सीधा सीधा किसी को भी अपना कलेक्टर बना के भेज देती थी, अभी चयन प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है, कोई एक तरीका निकाल लिया है कलेक्टर का चयन करने का। तो कॉर्नवालिस कोड जिसे बोला जाता है, उसमें सिविल सेवा का भी सुधार किया गया, पुलिस में भी सुधार किए गए, तो कॉर्नवालिस कोड के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो सिविल सेवा का जनक कौन हो गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो आप तैयारी कर रहे हो आरएस आईएएस वगैरह, इन सिविल सेवा के जनक जो बोले जाएंगे, यानी कलेक्टर वाला आईसीएस जिसे बोला जाता है, इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था उस समय, आईसीएस बोला जाता था। तो उसके जो जनक हो जाएंगे वो अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। उन्होंने पुलिसों में सुधार किया था। सन 1793 में वो स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे, इसके तहत कि जो जमींदार होंगे वो 10% टैक्स रख लो, बाकी 90% जो है वो अपने कंपनी को दे दो, ये अपना स्थायी बंदोबस्त था। उसके बाद में एक व्यक्ति आए थे सन जॉन शोर नाम से, गवर्नर जनरल थे बंगाल के, लेकिन उन्होंने कोई खास काम नहीं किया 93 से 98 तक। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही शुरुआत की थी सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि की। ओरिजिनली उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि के रूप में अगर माना जाए तो अपना मैसूर के साथ सहायक संधि की थी। मैसूर के सन 1799 में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को हराने के बाद में वहां पे बोडियार साम्राज्य के किसी राजा को बैठा दिया था, और एक तरीके से वहां पे शुरुआत हो गई थी सब्सिडियरी अलायंस की। अनऑफिशियली बात की जाए, अनऑफिशियली तो जब सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें बक्सर के युद्ध में अवध का राजा जो शुजा-उद-दौला था वो हार गया था, और शाह आलम सेकंड हार गया था, लेकिन कंपनी ने दोनों को ही राजा बने रहने दिया था, यानी उनसे बोल दिया था कि अब आप सेना नहीं रखोगे लेकिन राजा हम रहेंगे। तो अनऑफिशियली शुरुआत सब्सिडियरी अलायंस की सन 1764 में हो चुकी है। ऑफिशियली रूप से सन 1799 में जब मैसूर और अंग्रेजों के बीच में चौथा युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया, तो उसकी जगह पे एक नए राजा बोडियार साम्राज्य के राजा को बनाया गया था। तो वो एक तरीके से ऑफिशियली शुरुआत है सब्सिडियरी अलायंस की। उसके बाद में तो बाकी सभी राजाओं ने सब्सिडियरी अलायंस को फॉलो करना शुरू कर लिया था, यानी पूरे भारत में सन 1920 आते आते तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा था जो अंग्रेजों के अधीन नहीं था। सब पूरे भारत के राजपूताना, जितना भी क्षेत्र मानो आप, मराठा साम्राज्य, कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा था जो अंग्रेजों के अधीन ना आया हो। सन 1820 तक आते आते सारे के सारे, उदयपुर हो, मेवाड़ हो, चाहे कोई भी हो, सब अंग्रेजों के साथ में संधि कर चुके थे। तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत की, जिसमें इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी। उसके बाद में दो और आए, सर जॉन बालोस, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। उसके बाद में 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग नाम से आए थे। इनके काल में जो कोई खास बात नहीं रही, लेकिन आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच में, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, जिसमें नेपाल एक तरीके से हार गए थे और सिंगौली की संधि हुई थी। तो नेपाल के राजा को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी सेना अपने पास में अंग्रेजों ने रख ली थी। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। उसके बाद में एम हर्स्ट नाम से आए थे। एम हर्स्ट नाम से 1823 से 1828 कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं 1828 से 1835 के बीच में, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए। देखते चलते हैं क्या क्या काम किए। 1833 में चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है।
अब पहली बार 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1858 में वायसराय के पद की शुरुआत होने वाली है, गवर्नर जनरल 1833 में बन जाता है। तो पहले जो बनेंगे भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी 3-4 इंपॉर्टेंट चीज आ गई। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ अपना वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट 3 हो गए। और वायसराय जो होगा चौथा नंबर 1858 में आएगा, वो लॉर्ड कैनिंग नाम से होंगे, तो वो वायसराय होंगे। 4 इंपॉर्टेंट याद रखिए, पहला बंगाल का गवर्नर, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत का वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल जो बन गए हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो 1833 में चार्टर एक्ट के तहत बन गए हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बन जाते हैं। इस समय राजा राम मोहन राय जो थे वो समाज में सुधार लेके आने लग गए थे। राजा राम मोहन राय को भारत के जो पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, तो वो उन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के 1829 में सती प्रथा को खत्म करवाया था। 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को समाप्त करवाया था। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। यह 1835 में ही हो रहा है। मैकाले एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी हमें ऐसे भारतीयों की जरूरत है जो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन अंदर से अंग्रेज हों। यानी ऐसी शिक्षा दो कि क्लर्क बनाए जाएं, खुद के दिमाग से ना सोचें। तो अंग्रेजी में पढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाओ, और वही पढ़ाओ जो हम पढ़वाना चाहते हैं। यानी इनके अंदर ऐसा डाल दो कि भारतीय लोग तो गरीब हैं, इंफीरियर हैं, और अंग्रेजी सुपीरियर हैं, तो इनको सुपीरियर वाली नॉलेज उतने बेस पे दो कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की जी हुजूरी करें। तो ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी जो आज तक चली आ रही है। अभी तक क्लर्क बनाने की प्रोसेस चली रही है, यानी कि एग्जाम वाली प्रोसेस। कुछ डाटा दो, सरकार के द्वारा फिक्स डाटा किया जाता है कि ये डाटा स्टूडेंट्स को रटना है, स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं सोचनी है। ये मतलब इंपॉर्टेंट था। उससे पहले जो चलता था उसमें कुछ नई नई चीज सोच सकता था स्टूडेंट, गुरुकुल पद्धति होती थी, चाहे जो भी पद्धति होती थी। लेकिन अपने लॉर्ड मैकाले जो हैं उन्होंने यहाँ शिक्षा पद्धति शुरुआत कर दी 1835 में। उन्होंने बोला है कि हमें माइंड से जो है वो अंग्रेज चाहिए और देखने में सिर्फ भारतीय चाहिए। ओके, तो उस समय लॉर्ड मैकाले ने यह कि हम पाठ्यक्रम बनाएंगे, पाठ्यक्रम को स्कूलों में भेजेंगे, हम जो रटाना चाहेंगे वो स्टूडेंट रट लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। यानी जो रटाएंगे वही तो उनकी जिंदगी में वही समझेंगे कि यही तो फाइनल होता है, उसके बाद में वो अंग्रेजों के गुलाम बन जाएंगे। तो यहाँ से ओरिजिनली अंग्रेजों को एक तरीके से देखने में भारतीय और अंदर से अंग्रेज इस तरीके के भारतीय तैयार करने शुरू कर दिए। तो ये 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी शुरुआत हुआ था और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। बाद में कुछ 2-3 गवर्नर जनरल आए, जैसे चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय प्रेस को थोड़ी बहुत आजादी दे दी थी। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बारो, लॉर्ड हॉर्डिंग, इन्होंने नरबली प्रथा का अंत करवा दिया था। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, यानी कि 8 साल। और ये 8 साल में पूरा कोहराम मचा देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं 8 साल में। इन्हें आधुनिक भारत का पितामह भी बोला जाता है, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने सारी चीजों की शुरुआत कर दी। पहले तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता जो रह चुके थे, जैसे पंजाब वाला क्षेत्र, तो पंजाब का क्षेत्र जीत के कोहिनूर जो था वो इंग्लैंड भेज दिया। बर्मा वाला क्षेत्र जीत लिया, सिक्किम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स लेके आ गए, व्यपगत का सिद्धांत लेके आ गए। पुत्र ना होने के कारण जो भी राजा होगा उसका राज्य जो होगा वो अंग्रेजों के क्षेत्र में मिल जाएगा। तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और कुशासन के आधार पर अवध, इन सबको अंग्रेजों में डायरेक्टली विलीन कर लिया है, यानी अंग्रेजों के क्षेत्र में डायरेक्टली मिला लिया। ओके, उसके बाद में इनाम कमीशन लेके आए, टैक्स ना देने वालों को जमीन से छीन लेना। यानी जो जमींदार थे वो टैक्स में अगर चोरी कर रहे थे, कुछ 90% और 10% वाला जो रूल था उसमें भी अगर थोड़ी बहुत चोरी कर रहे थे तो उनसे जमीन छीन के किसी दूसरे जमींदार को दे देना, ये इनाम कमीशन लेके आए थे। उसके बाद में 1856 में तोपखाना मुख्यालय कोलकाता से लेकर के मेरठ लेके आ गए और सेना मुख्यालय को उन्होंने शिमला में स्थानांतरित कर दिया। शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच लेके आए और उन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल सभी स्कूलों में, सभी जिलों में खोले, यानी अंग्रेजी और जो लोकल भाषा है उसके जैसे स्कूल सभी जिलों में खोलने की शुरुआत कर दी 1854 में वुड डिस्पैच के कहने पर। उसके बाद में
कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय खोले गए। बहुत सारे सुधार भी कर रहे हैं और अंग्रेजों का ही फायदा करने वाले हैं इससे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए फायदा कर रहे हैं। उसके बाद में 16 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर तक भारत की पहली रेल की शुरुआत हुई, बंबई से ठाणे के बीच में। तो ये आप याद कर सकते हैं कि भारत में रेलवे के जनक कौन हो गए, लॉर्ड डलहौजी हो गए। ओके, उसके बाद में 1854 में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हो गई। पीडब्ल्यू सार्वजनिक निर्माण विभाग इन्होंने शुरू कर दिया। 1853 में टेलीग्राम की शुरुआत कर दी, कलकत्ता से आगरा पहला टेलीग्राम किया गया। उसके बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी जो हम तैयारी करते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कलेक्टर वाली तैयारी है, इसे प्रतियोगी परीक्षा कर दिया गया। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा कर दिया गया, कंपटीशन वाला एग्जाम हो गया इसमें। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। तो अब इससे देखिए तुम कितना सारा चेंज किया है। पहले बहुत सारे क्षेत्रों को जीता है, पंजाब को जीता, म्यांमार को जीता, सिक्किम को जीता, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज की, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, इन सबको मिलाया। उसके बाद में बहुत सारे सुधार किए, शिक्षा में सुधार किया, बुड्स डिस्पैच जिसके तहत सभी जिला मुख्यालयों पर स्कूल खोल दिए गए। उससे पहले स्कूल नहीं होते थे, इतने जिला मुख्यालयों पर स्कूल हो गए। उसके बाद में 3 विश्वविद्यालय खोल दिए, मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में। उसके बाद में रेलवे की शुरुआत कर दी, टेलीग्राम की शुरुआत कर दी, डाक पोस्ट की शुरुआत कर दी, पीडब्ल्यूडी विभाग की शुरुआत कर दी, प्रतियोगिता परीक्षा कर दी आईसीएस में। तो ये सारे बहुत सारे चेंज लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने पूर्ण रूप से चेंज कर दिया जो पुराना सिस्टम आ रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है, क्योंकि रेलवे लेके आए, टेलीग्राम लेके आए, टेलीपोस्ट लेके आए, पोस्ट ऑफिस लेके आए, उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत करती, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लेके आए। लेकिन ये इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक अपने गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। इनके जाने के बाद में गुस्सा फूटने लगा भारतीयों का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को एक तरीके से मिला लिया था और कुछ ऐसे सुधार किए जो कि भारतीय लोग संभाल नहीं पा रहे थे। तो उनका भारतीयों का गुस्सा फूटने लग गया था और 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण तो लॉर्ड डलहौजी ही थे, मान लिया जाए ढंग से तो लॉर्ड डलहौजी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत भी लिया था और अपनी एक शोषण वाली नीति शुरू कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसका गुस्सा फूटा अगले गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड कैनिंग पर। 1856 में वो छोड़ के चले गए, 1857 में क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग 1856 में आए, 1862 तक उन्होंने शासन किया था, गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। तो इनके समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। कंपनी द्वारा इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि 1858 में जो था वो कंपनी को भंग कर दिया गया। जीओआई एक्ट के तहत कंपनी को भंग करके ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई और ब्रिटिश राज में कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, सिर्फ वायसराय रहेगा। तो पहले वायसराय जो होंगे ब्रिटिश राज में नियुक्त, प्रथम वायसराय जो होंगे लॉर्ड कैनिंग होने वाले हैं। इन्होंने 1856 में विधवा पुनः विवाह एक्ट पारित किया था और ये अपने सीपीसी और सीआरपीसी, आप सुना होगा, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिनके आधार पर अपना कोर्ट और पुलिस जो कार्रवाई करते हैं, तो इनके समय पर ही आए थे 1860 में, 1858 में। यानी दंड संहिता आई थी 1858 में, सीपीसी बोला जाता है। अपराध कानून संहिता आई थी 1860, सीआरपीसी, इसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोला जाता है, ये 1860 में आई थी। तो ये दो जो सीपीसी और सीआरपीसी है, ये 1858 और 1860 से आज तक चल रही हैं, उनमें कोई खास चेंज नहीं है। अंग्रेजों के ही कानून है पुलिस में, ये याद रखना, अंग्रेजों वाले ही कानून है पुलिस में। थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन 1858 में जो सीपीसी बना था उसका 80% भी आज भी हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। 1860 में जो आज भी हमारे पुलिस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने प्रमुख गवर्नर जनरल मैंने आपको बता दिए, फास्ट वे में ही बताएं, तो आप इन्हें देख के याद कर लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रमुख युद्धों के बारे में। ये जो प्रमुख युद्ध मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक तरीके से मान सकते हो बहुत ही ज्यादा प्रमुख है, बहुत ज्यादा प्रमुख। यानी इन युद्धों में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हारने जीतने वाले का अंतर होता तो पूरा भारत का जो इतिहास है वो चेंज हो जाता, पूरा का पूरा इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं होता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी युद्ध इधर उधर हो जाता, यानी इधर जीतने वाला हार जाता और हारने वाला जीत जाता, तो भारत का हम बिल्कुल ही अलग इतिहास पढ़ रहे होते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी, ये सब आपको पता होगा। पृथ्वीराज जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार। 1192 में फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। जयचंद वगैरह आपने नाम सुने होंगे, लेकिन उतना ध्यान मत दीजिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि 1192 में आपको याद रखना होगा, अगर इस युद्ध में
मोहम्मद गौरी हार जाता और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता, तो हमें सल्तनत काल नहीं देखना पड़ता। जो सल्तनत काल आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी वाला, गुलाम वंश जिसे बोला जाता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ठीक है, तो वो हमें देखने नहीं पड़ते, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद में मोहम्मद गौरी तो यहाँ से चला गया था, लेकिन अपने गुलाम लोगों को यहाँ छोड़ के चला गया था, जिन्होंने सन 1200 से लेके और 1526 के आसपास तक, यानी 350 साल, जिसमें अपने अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, इब्राहिम लोधी वगैरह, ये सब के सब आते हैं, गुलाम वंश वगैरह, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, सैयद वंश है, तो ये आते हैं। तो ये गुलाम वंश या सल्तनत काल जिसे बोला जाता है, ये हमें नहीं देखना पड़ता, यानी 350 साल मुस्लिम शासन को नहीं देखना पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता, यानी पृथ्वीराज चौहान जीत जाते, तो 350 साल तक हिंदू शासन रहता है दिल्ली पर। ओके, उसके बाद में आता है चंदवार का युद्ध। ये तो ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था, कुछ समय बाद में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद को हरा दिया, जिसे चंदवार का युद्ध बोला जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट युद्ध आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर अपना अफगान से आया था, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आया था, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसमें बाबर जीत गया था। बाबर के यहाँ एक युद्ध जीतने के बाद में अपना दिल्ली में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी है। चलो यहाँ तक ठीक था। उसके बाद में 1127 में खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। खानवा अपने रूपबास भरतपुर में पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे युद्ध हुआ था 1527 में। इस युद्ध में भी बाबर जीत गया। अगर इस युद्ध में बाबर हार जाता तो बाबर को फिर से भागना पड़ता और अपने मुगल साम्राज्य जो था वो शायद नहीं होता, हमें मुगल साम्राज्य नहीं देखना पड़ता अगले 300 साल तक, ठीक है। 1526 से लेके 1857 तक मुगल साम्राज्य रहा था, तो वो नहीं देखना पड़ता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है युद्ध है। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर ही जीतेंगे निश्चित सी बात में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, बाबर और अफगानों के बीच में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेर शाह और बाबर के बीच में। ये चौसा का युद्ध जो हुआ था, ये मैंने शायद इसमें गलत लिखा हुआ है, शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, बाबर का बेटा हुमायूं के बीच में हुआ था। तो चौसा का युद्ध ये आप गलत लिखा हुआ है मैंने, शेर शाह वर्सेज हुमायूं था। 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं हार जाता है, जो कि बाबर का बेटा था, और उसे वापस भाग करके जाना पड़ता है अफगान वाले क्षेत्र में। तो 1539 से लेके 1556 तक, या 1556 तक 16-17 साल जो है वो शेर शाह सूरी शासन करता है। शेर शाह सूरी की मौत के बाद में फिर से यहाँ पर अकबर आए। उसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता, अकबर हार जाता, तो अकबर का शासन या गुलाम मुगल वंश हमें नहीं देखना पड़ता, मुगल वंश जो है वो नहीं देखना पड़ता। हेमू की आंख में तीर लगा था। वैसे हेमू की सेना ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन जो मुगल थे उनका पहला प्लान यह था कि सीधा सीधा राजा को मार दो, तो हेमू की आंख में तीर लग गया था, हेमू मारे गए थे। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में। तो इस युद्ध को एक तरीके से तो मान सकते हैं, इसमें अकबर तो आया नहीं था, अकबर के सेनापति के रूप में अपने जयपुर के राजा मानसिंह आया था। तो ये जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच में युद्ध हुआ था, इसे आप बोल सकते हो अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप, क्योंकि अकबर के सेनापति के रूप में आया था तब। इसमें महाराणा प्रताप की सेना जो थी बहुत कम थी। हल्दी घाटी में, जिसे थर्मोपल्ली ऑफ इंडिया बोला जाता है, वहां पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। सेना कम होने के कारण महाराणा प्रताप को युद्ध से हटना पड़ा था, युद्ध से दूर भागना पड़ा था। तो इसमें ऐसा मान सकते हो कि युद्ध में जीत किसी की नहीं हुई, क्योंकि वो जो चाहते थे कि चित्तौड़गढ़ को जीतना है, चित्तौड़गढ़ पे कब्जा करना, तो वो कब्जा तो कर नहीं पाए, लेकिन महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा था इस युद्ध में। महाराणा प्रताप को ना तो पकड़ पाए थे वो, और ना ही वो चित्तौड़गढ़ को जीत पाए थे। तो एक तरीके से कुछ एक बोलते हैं हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की जीत हुई। पहली बात तो अकबर था ही नहीं उस युद्ध में, मानसिंह था, मानसिंह सेनापति के रूप में था, ठीक है। ये विवाद का विषय है कि कौन जीता इस युद्ध में। नॉर्मली बोला जाता है कि अकबर उस युद्ध में जीता। मेरे हिसाब से बराबर का युद्ध रहा, क्योंकि जो काम वो चाहता था अकबर की, मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था, वो कर नहीं पाया। ओके, उसके बाद में सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। सन 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज और डच के बीच में। सन 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। ये बेदरा और बांडीवास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेदरा में अंग्रेज जीत गए, बांडीवास में भी अंग्रेज जीत गए। तो यहाँ पे अंग्रेजों की जो शासन है, वो अंग्रेजों की जो ताकत है वो बाकी यूरोपियों की तुलना में ज्यादा हो गई।
सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है। अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान से आए थे, तो इस युद्ध में मराठा हार गए थे। अगर इस युद्ध में मराठा नहीं हारते तो मराठाओं का साम्राज्य पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र पर फैल चुका था और मराठा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे उस समय तक। इस युद्ध में अगर मराठा नहीं हारते तो अंग्रेज आंख उठाने की, अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे भारत की तरफ, क्योंकि मराठाओं की ताकत बढ़ चुकी थी। लेकिन इस युद्ध में मराठा हारे ही नहीं थे, सिर्फ अहमद शाह अब्दाली ने उन मराठों का जो एक तरीके से मान सकते हो कि पूरा सेना का मनोबल तोड़ दिया था, बहुत बुरे तरीके से हरा दिया था मराठों को। तो ये युद्ध हारने के बाद में मराठों का मनोबल टूट गया और अंग्रेजों का मनोबल बढ़ चुका था उस समय तक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों, बंगाल, अवध और मुगलों के बीच में। बंगाल के आपको पता होगा मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला, मुगल शाह आलम सेकंड। उसके बाद में 3 कर्नाटिक वार हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जो आज के लेक्चर में बता चुका हूं। 4 एंग्लो मैसूर वार हुए, 3 एंग्लो मराठा वार हुए और 2 एंग्लो सिख वार हुए। और इसके बाद में इन सभी युद्धों में अंग्रेज जीतते चले गए और अंग्रेजों की ताकत बढ़ती चली गई। अब 1857 की क्रांति, जिसे रेवोल्यूशन ऑफ 1857 बोला जाता है, उसके कारण बता देता हूं और कैसे कैसे उसमें ये प्रोसेस चलती रही। ये आप देखिए, देखो कोई भी क्रांति होती है बहुत जल्दी समय में नहीं होती है। ऐसा नहीं होता 10-15 दिन में कोई क्रांति आ गई। अगर आपको क्रांति लेके आनी है तो एक लॉन्ग रन चाहिए होता है किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए। अगर 1-2 दिन में अगर किसी भी चीज को तोड़ने की कोशिश करो, मोड़ने की कोशिश करो, तो वो टूट जाती है। जैसे मैं इस पेन को बदलना चाहता हूँ, इस तरीके से है और मैं ऐसे चाहता हूँ कि समान हो जाए, इसमें हायरार्की बनी हुई है और मैं चाहता हूँ इसे समान लेके आऊँ, यानी समानता कर दूं सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली आप खींच के तोड़ोगे ना, तो इस तरीके से लेके आओगे टूट जाएगा। तो इसमें लॉन्ग रन चाहिए होता है, धीरे धीरे आपको लेके आना पड़ता है। तो क्रांतियां जो होती है एक छोटे समय का प्रोसेस नहीं होती है, बहुत लंबा समय होता है। तो 1857 की क्रांति ऐसा नहीं था कि 10-15-20 दिन में तैयार हो गई। इसकी पिछले 20-25 सालों में पटकथा लिखी जा रही थी। ठीक है, तो चेंज, बदलाव जो है वो क्रांतियों से, चलो इसमें मैं टॉपिक को छोड़ता हूं। मैं क्रांति वाला टॉपिक, ये अलग टॉपिक है, मैं कभी और देखूंगा अभी, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के बारे में बात करता हूँ, ये मैं कभी अपने नॉलेज ऑफ ट्रुथ के वाले लेक्चर में बात करूंगा। अगर किसी भी समाज में बात बदलाव चाहते हैं आप, तो क्रांतियां कैसे लाई जानी चाहिए। मतलब क्रांति एक तो डायरेक्ट बंदूक उठाओ और डायरेक्ट वो चेंज कर दो, या एक अपना एजुकेशन वाला हथियार उठाओ और समाज को चेंज करना चाहो, लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना चाहो, तो कौन सी क्रांति ज्यादा कारगर होती है वो मैं आपको कभी किसी अन्य लेक्चर में बदलना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। कारण पॉलिटिकल, आर्थिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस, 3-4 इंपॉर्टेंट कारण है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी जगह मिलते हैं। अगर कोई भी क्रांति हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, उसमें 3-4 कारण होते हैं। राजनीतिक होगा, आर्थिक होगा, सामाजिक होगा और अपना धार्मिक कारण होगा। तो देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण यह था कि डलहौजी जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उन्होंने बहुत सारे राजाओं को डायरेक्टली या राज्यों को अपने अंडर में ले लिया, उदयपुर को, संबलपुर को, अवध को, झांसी को। तो वो जो राजा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से मन में अपनी भड़ास लिए हुए बैठे थे, लेकिन वो भड़ास को निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक सब साथ में नहीं आएंगे तब तक भड़ास निकालने का कोई ऑप्शन नहीं था। अगर एक राजा लड़ना चाहेगा तो उसको तो अंग्रेज आसानी से हरा देंगे। ठीक है, तो इसमें अवध का जो शासक राजा था, उसको पुत्र होने के बावजूद भी उसकी गद्दी से हटा दिया गया, अवध के राजा को। अब अवध के राजा को हटा दिया, अवध का राजा अपने मनी मन में कुछ ना कुछ भड़ास लेके बैठा होगा। उसके साथ साथ में अवध की राजा से जनता बहुत खुश रहती थी। जनता खुश रहती थी तो जनता जो थी या प्रजा जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई एक तरीके से। तो ये अपना पॉलिटिकल कारण था। उसके बाद में इकोनॉमिक कारण यह था कि भारत के जो देसी उद्योग धंधे थे वो टोटली ठप कर दिए अंग्रेजों ने। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी चाहत के अनुसार खेती करवाना शुरू कर दिया। नील की खेती करो, कपास की खेती करो, इस तरीके से ये खेती कराने लग गए। उसके बाद अंग्रेज यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने देश में उसका एक तरीके से फाइनल गुड बना करके, उत्पाद बना करके फिर से भारत में सस्ते दाम पर बेचते थे। तो जो भारत के जो बुनकर थे या शिल्पकार थे, उन सभी के उद्योग धंधे ठप हो गए थे। तो भारत जो है गरीबी की अवस्था में चलने लग गया था। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, सन 1700 में, जब सन 1700 था तब भारत जो था पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अमीर था। पूरे विश्व की जो जीडीपी थी उसका 30% का हिस्सा भारत में आता था। लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। जब भारत को छोड़कर अंग्रेज भारत से बाहर गए थे 1947 में, तब बचा था 2% के आसपास में। देखो 30% से लेके 2% तक लेके आए, तो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। तो भारत की आर्थिक स्थिति जो कमजोर होती जा रही थी, अकाल आते थे, लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती थी उस समय।
तो एक आर्थिक स्थिति भारत के लोगों की बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ उनमें गुस्सा बढ़ने लग गया था। ओके, अकाल और गरीबी ये कारण थे। सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारण में अंग्रेज भारतीयों को दोयम दर्जे का समझते थे। कोई अधिकारी पोस्ट पर भारतीय नहीं होता था, सभी अधिकारी पोस्टों पर अंग्रेज होते थे। अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई मुकदमा होगा तो उसमें भारतीय जो जज जो है या सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने वहां पे लिखा भी होता था, उनके बड़े बड़े जो बंगला वगैरह होते थे अंग्रेजों के, उन पे लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो भारतीयों के खिलाफ एक तरीके से उनका व्यवहार बहुत खराब था। तो सामाजिक सामाजिक रूप से भारतीयों को वो समान नहीं मानते थे, तो भारतीय लोग जो है वो उनसे नाराज रहने लग गए। उसके बाद में रिलीजियस धार्मिक कारण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, गाय तथा सुअर की चर्बी के कारतूस मुंह से काटने की मजबूरी। ये शायद माना जाता है कि अफवाह फैलाई गई थी जब 1857 में एक नया कारतूस आया था एनफील्ड करके, एनफील्ड कारतूस आया था नया। तो उस समय पता नहीं किसी ने अफवाह फैला दी होगी या सच्चाई थी, अभी तक इफेक्ट नहीं है, फिर भी लोग मानते हैं कि अफवाह फैलाई गई थी कि उन कारतूसों को मुंह से खोला जाता था, मुंह से खोल के उनका जो बारूद था उसे उसमें बंदूक में डाला जाता था और ऊपर से उसमें नाल से यूज कर दिया जाता था। लेकिन जो मुंह से खोलने का जो प्रोसेस था, तो उसमें बताया गया कि कारतूस में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी यूज की गई है। अब गाय और सुअर ये दो धर्मों को डायरेक्टली रिलेट कर दिया गया। गाय गाय जो हो गई वो हिंदू धर्म के लिए और सुअर जो हो गया मुस्लिम धर्म के लिए। तो दोनों ही धर्मों की भावना को ठेस पहुंचा दिया गया इस बात से। और मुंह से और खोलना उस चीज को, मुंह से खोलो उसमें से बारूद निकाल के बंदूक में डालो, तो ये इस तरीके से प्रोसेस थी। तो इसमें डायरेक्ट धार्मिक कारण जो था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें कुछ सैनिकों ने उस कारतूस को खोलने से मना कर दिया, कारतूस को खोलने से मना कर दिया था। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी बंगाल में कारतूस मुंह से काटने से मना कर दिया। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1857 को और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी, मेरठ में भी विद्रोह हो गया। ये 29 मार्च आप याद रखना, 29 मार्च ये पहला एक तरीके से विद्रोह था, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी। बैरकपुर ये अपना बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने मना कर दिया था और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके 2 महीने बाद में, अप्रैल का महीना कुछ नहीं हुआ, उसके अप्रैल के महीने को छोड़ के 10 मई से शुरुआत होती है। मेरठ की पैदल टुकड़ी जो है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री उसका नाम था, उन्होंने 1857 की क्रांति का बुगुल बजा दिया और वो वहां से मेरठ में जितने भी सैनिक थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मारने के बाद में वहां से सीधा दिल्ली की तरफ कूच करने लगे और अपना जो उस समय बहादुर शाह सेकंड था उसको अपना एक तरीके से राजा घोषित कर दिया कि अब ये जो कहेंगे हम उनके कहने पे करेंगे। तो मेरठ से वो दिल्ली आ गए। तो ये देखिए कि क्रांति के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ रहे थे। दिल्ली में बहादुर शाह था, उसका जो सेनापति था बख्त खां था। 11 मई में यहाँ पे शुरुआत हो गई थी, 11 मई 1857 की। कानपुर में नाना साहब थे, रामचंद्र पांडुरंग उनके साथ में थे और तात्या टोपे उनके साथ में थे। तो ये 5 जून 1857 को यहाँ पे कानपुर में हो गई है। लखनऊ में बेगम हजरत महल क्रांति का नेतृत्व किया 4 जून 1857 को। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी जून 1857 में क्रांति का बिगुल बजाया। और जगदीशपुर बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह नाम से एक आप जमींदार मान सकते हो, तो उन्होंने भी वहां पर कि अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया अगस्त 1857 में। शुरुआत में ज्यादातर जगह अंग्रेजों को हार मिली, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने कवर करना शुरू किया और सभी जगह पे जितनी भी क्रांति हुई थी सभी जगह पे क्रांति को दबा दिया गया और जो जो मेन नेता थे उनको या तो जेल में बंद कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। ठीक है, जैसे कुंवर सिंह को मार दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई को हटा दिया गया, बहादुर शाह को जेल में भेज दिया गया। तो ये सारे जेल में भेज दिए गए या खत्म कर दिए गए। तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने व्यापक बदलाव करते हुए कंपनी को भंग कर दिया, शासन को सीधे ब्रिटिश राज के अंदर में ले लिया। अब इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट बातें देख ली हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो अपने सामाजिक सुधारों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मोहन राय ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, तो ये इससे रिलेटेड है। तो प्रमुख समाज सुधारक और उनकी संस्थाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन राय। आज तारीख है 23 मई। 22 मई 1778 को
22 मई 1778 को राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था बंगाल में। ये ब्राह्मण थे, बंगाल के कुलीन परिवार में। ब्राह्मण मतलब उससे कोई खास मतलब नहीं। अंग्रेजों ने जब बंगाल में जमींदारी प्रथा शुरू की थी तो उस समय बहुत सारे जमींदार बना दिए थे और उनमें से ज्यादातर उनको ब्राह्मणों को वहां पे जमींदारी दी गई थी। तो ब्राह्मण जो थे वहां के कुलीन परिवारों में, यानी हायर पोस्ट में, जमींदार तो होंगे वो तो निश्चित सी बात है, अच्छे पैसे वाले होते हैं, तो अच्छे घर में उनका जन्म हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय, ये इनका जन्म जो हुआ था 22 मई 1772 में हुआ था, 78 में नहीं, 22 मई 1772 में। 1833 तक ये जीवित रहे थे। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोला जाता है। सामाजिक सुधारों के प्रवर्तक यानी शुरुआत करने वाले। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये बहुत पढ़े लिखे थे, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, मतलब पारसी भाषा का ज्ञान था, इंग्लिश भाषा का ज्ञान था, उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, ये सारी भाषाओं में, अब बंगाली में, सब में निपुण थे। तो ये अंग्रेजों के साथ में बहुत अच्छा संबंध रखते थे, अंग्रेज अधिकारियों के साथ में बहुत अच्छी उनकी एक तरीके से पहचान थी, उठक बैठक थी। उनके साथ में संबंध रख करके ये अपने देश में बदलाव चाहते थे। तो 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वेद और उपनिषदों के समर्थक थे और ये एक ईश्वरवाद थे। ब्रह्म समाज में सिर्फ एक ईश्वर को माना जाता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके ऊपर एक ईश्वर। ऐसे नहीं अलग अलग ईश्वर नहीं, लड़ने झगड़ने का कोई काम नहीं, एक ही ईश्वर है सबका, एक ईश्वरवाद का समर्थक। इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर के 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया। कन्या वध को जो एक तरीके से समाप्त करवा दिया गया, जो छोटी उम्र में बच्चियों को मार दिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय जो बहु विवाह का विरोध करते थे और विधवा विवाह का वो समर्थन करते थे कि विधवा विवाह होने चाहिए। अगर किसी का पति मर जाता है तो उसे सती नहीं करो, अगर पति मर गया तो उसे पति के साथ में मत जलाओ, उसका दूसरा विवाह कर दो। तो ये विधवा विवाह का समर्थन करते थे। ओके, उसके बाद में दूसरे आते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। ये भी बंगाल के ही ब्राह्मण थे, ईश्वर चंद विद्यासागर। इनका जन्म 1820 में हुआ, 1891 तक ये जीवित रहे। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है तो विधवा पुनर्विवाह पर सर्वाधिक जोर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया तो वो ईश्वर चंद विद्यासागर। ऐसे तो होने को तो राजा राम मोहन राय ने भी किया था, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था विधवा पुनर्विवाह पर। ठीक है, तो ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी किया था और उन्होंने एक्ट भी पारित करवा दिया 1856 में। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने बेथुन स्कूल, कोलकाता में बेथुन स्कूल की शुरुआत कर दी और 35 अन्य स्कूल खुलवा दिए। ठीक है, बहु विवाह का विरोध किया इन्होंने। बहुत सारी बहु विवाह यानी एक व्यक्ति 2, 3, 4 विवाह कर लेता है औरतों के साथ में, वो बहु विवाह होता है, तो उसका उन्होंने विरोध किया। बहु विवाह पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, बाल्य विवाहेर दोष, ये बंगाली भाषा में, बाल्य विवाहेर दोष, ये बंगाली भाषा की पुस्तक की पूछ लिया जाता है। बाल्य विवाहेर दोष किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने बहु विवाह के विरोध में लिखी थी। ओके, 1858 में उन्होंने प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट है। पहला भारतीय जो अखबार था वो बंगाल गजट मान सकते हो। बंगाल गजट अंग्रेजों के समय पे अंग्रेजों ने शुरू किया था। और प्रथम बंगाली अखबार जो है वो अपना राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश नाम से ये अपना ईश्वर चंद विद्यासागर ने शुरू किया है। उसके बाद में बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जो है। देवेंद्रनाथ टैगोर अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने तत्वबोधिनी नाम से एक सभा की स्थापना की थी बंगाल में। ये भी ब्राह्मण थे, तत्वबोधिनी सभा। तो ये ब्रह्म समाज के समर्थक थे, ब्रह्म समाज के हिस्से भी रहे थे। तो सोसाइटी ऑफ ब्राह्मण, सोसाइटी ऑफ गॉड जिसे बोला जाता है, ब्रह्म समाज। और यह अपनी तत्वबोधिनी सभा इन्होंने बनाई थी। उस तत्वबोधिनी सभा को कुछ समय बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज में मिला दिया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके जैसे 14 और बच्चे थे, तो कुल मिला के 15 बच्चों के पिताजी थे। उसके बाद में एक प्रमुख समाज सुधारकों में से एक हैं केशव चंद्र सेन। 1838 से 1884 तक वो रहे थे। वो ब्रह्म समाज को 2 भागों में बटा था, तो उसमें 2 भागों में से एक भाग का जो हो गए थे भारतीय ब्रह्म समाज के जो अध्यक्ष हो गए थे वो केशव चंद्र सेन हो गए थे, और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए थे। भारतीय ब्रह्म समाज जो था वो बदलाव चाहता था, नई नई चीजों को अपनाना चाहता था। आदि ब्रह्म समाज जो चाहता था पुरानी चीजों को रखना चाहता था, वेद और उपनिषदों को। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1863 में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी और ये बाल विवाह का विरोध करते थे। बाल विवाह का ये विरोध करते थे।
लेकिन खास बात यह थी कि बाल विवाह का विरोध करते थे और खुद की बेटी की शादी कम उम्र में उन्होंने कर दी। तो इनकी कुछ एक तरीके से मान सकते हो कि दोगलापन हुआ था, तो लोग इनके खिलाफ हो गए कि तुम विरोध तो कर रहे हो बाल विवाह का, लेकिन अपनी बेटी की शादी तुम 13-14 साल की उम्र में कर रहे हो। तो ये केशव चंद्र सेन थे। उसके बाद में आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन नाम से। देखो, अब तक मैंने जितने भी बताए हैं वो सभी बंगाल के हैं। पहला राजा राम मोहन राय भी बंगाल का था। राजा राम मोहन राय बंगाल के ब्राह्मण हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बंगाल के ही ब्राह्मण हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जी भी बंगाल के ब्राह्मण हैं। केशव चंद्र सेन जो ये भी जो है बंगाल के ही हैं। ठीक है, ये अपना मुंबई की तरफ घूमने आ जाते हैं, लेकिन है बंगाल के, और मुंबई में ही प्रार्थना समाज की शुरुआत की थी इन्होंने 1867 में। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ये भी बंगाल के ही हैं। रामकृष्ण परमहंस जिनका नाम सुना होगा वो भी बंगाल के थे। तो स्वामी विवेकानंद 1863 से इनका जन्म हुआ था, 1902 तक जीवित रहे थे। नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था। ये 1893 में शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें वहां पर भाग लेने गए थे। तो ये महाराजा खेतड़ी, अपने राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह है, तो वहां के महाराजा थे अजीत सिंह, उनके कहने पर वहां पर गए थे। तो और यहाँ पर आए थे तब उन्होंने नरेंद्र नाथ से इनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता कि नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद किन्होंने रखा। तो महाराजा अजीत सिंह ने, जो खेतड़ी के थे, उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। तो 1893 में उन्होंने वहां पर भाषण दिया था। तो बहुत अच्छा भाषण दिया था। कहने को तो बोला जाता है कि 72 घंटे लगातार बोले थे, ऐसा कुछ नहीं है, 72 घंटे नहीं बोले थे। जितने भी बोले थे उतने समय तक बहुत अच्छा भाषण दिया था और सभी लोग सम्मोहित हो गए थे, क्योंकि इन्होंने भाषण की शुरुआत ही उस तरीके से की थी कि हाँ यार, एक अपनापन जिसमें होता है कि बाकी लोग तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, नमस्कार, जो भी है, लेकिन उन्होंने भाषण की जो शुरुआत की थी वो एक अपने स्टाइल में की थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो इस बात से अपनापन लगता है कि यार ये भारतीय लोग हमें अपना भाई या अपने बहन क्यों मान रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा नया बदलाव आता है। और आज के समय पे तो तुम जानते ही हो, नरेंद्र मोदी जी भी वही वही यूज करते हैं, और अपने बराक ओबामा जी भी वही यूज करते थे। ब्रदर एंड सिस्टर्स वो भी बोलने लग गए थे। नरेंद्र मोदी तो पता ही, आप बोलते हैं भाइयों और बहनों, मित्रों, भाइयों और बहनों, ये यूज करते हैं। तो ये उनका ही एक तरीके से यूज कर सकते हो। उन्होंने कुछ एक क्वार्ट्स जो आपने सुना ही होगा उनका, एराइज, एवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक आपका गोल प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। 1896 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी बेल्लूर, तमिलनाडु में। 1899 में यूएसए में वेदांत सोसाइटी की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप, उसके बाद में हम आते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। अब तक जो जितने भी मैंने बताए समाज सुधारक यहाँ वाले बताए थे, अब मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट है महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। इनके नाम याद रहने चाहिए, इनके कार्य आपको याद रहने चाहिए। देखते चलिए महात्मा ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों के कार्य और नाम काम देखते चलिए। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्य शोधक समाज, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज जो है वो किन्होंने शुरुआत की है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। इन्होंने दलित उत्थान पर सबसे ज्यादा काम किया था और स्त्री शिक्षा पर काम किया था। दो ही काम किए थे इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महिलाओं का एक तरीके से उद्धार और दलित उद्धार। दलित का जो दलितों के साथ में भेदभाव होता था उसको खत्म करना, यानी एंटी कास्ट कैंपेन इन्होंने शुरू किया था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलित उत्थान पर कार्य किया था, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था, सभी वर्गों को उन्होंने शामिल किया था, विधवा एवं महिला कल्याण पर उन्होंने जोर दिया था। 1848 में प्रथम महिला विद्यालय खोला गया। ये अपना भारत का प्रथम महिला विद्यालय माना जाता है 1848 का। 1848 में उन्होंने प्रथम महिला विद्यालय खोला। तो उसमें पढ़ाने के लिए उन्होंने लेडीज, महिला चाहिए होती थी, अब लेडीज मिल नहीं रही, महिला मिल नहीं रही शिक्षक। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, उनको पहले शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया और उन्हें ही शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये होता है अपना 1848 में प्रथम महिला विद्यालय खोला। उसके बाद में ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह की शुरुआत कर दी कि अब कोई जरूरत नहीं है प्रीस्टों की, ब्राह्मणों की मंत्रोच्चारण के लिए, हम डायरेक्ट ही विवाह करेंगे, मंदिरों में जाकर के हम अपने लेवल पे शुरुआत करेंगे। शूद्र वर्ग के अधिकारों के प्रति जागृत किया और दीन बंधु नाम से उन्होंने समाचार पत्र शुरुआत किया। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था, स्कूल में अध्यापिका बनाया। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षक जो हो गई वो सावित्रीबाई फुले हो गई। ओके, 1852 में सावित्रीबाई फुले ने अछूत बालिकाओं के लिए विद्यालय की शुरुआत कर दी, यानी दलित महिलाओं के स्कूल की उन्होंने शुरुआत कर दी। यहाँ पहले मैंने बंगाल वाले समाज सुधारक बताए, अब महाराष्ट्र वाले बता चुका हूं। अब गुजरात का देख लेते हैं। स्वामी दयानंद नाम से एक गुजरात के व्यक्ति पैदा हुए थे।
तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आगे आने वाले समय में, क्रांतियों में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है। और आज के समय पर ब्रह्म समाज वगैरह ये तो शायद अभी बिल्कुल डाउन हो गए हैं, लेकिन आर्य समाज आज भी जीवित है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है आर्य समाज। ठीक है, तो ये स्वामी दयानंद जिनके बारे में आपको पहले भी एक दो लेक्चर में बता चुका हूँ, सत्यार्थ प्रकाश नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन्होंने पूरा इंडिया घूमा था, इंडिया के साथ साथ में विदेशों में भी घूमने गए थे। तो ये इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम से एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने नारा दिया था वेदों की तरफ चलो, और आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। ये 1824 में इनका जन्म हुआ था, 1883 में इनकी मोक्ष मोक्ष प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुद्धि आंदोलन का मतलब आप बोल सकते हो घर वापसी, जो आजकल चलता है ना, कभी कभी आपने नाम सुना होगा, घर वापसी, किसी पुराने मुस्लिम को हिंदू धर्म में कन्वर्ट, ऐसा जो भी उनका कारण होंगे। तो घर वापसी या शुद्धि आंदोलन की प्रॉपर रूप से शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक है, आर्य समाज जो है 1875 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी आर्य समाज की। आर्य समाज की कुछ एक प्रमुख बातें देख लेते हैं। एक परम सत्ता में विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल सही है, एक ईश्वर में। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, आडंबरों कर्मकांडों का विरोध करते हैं, वेदों की ओर चलो इस बात पे ध्यान देते हैं, आध्यात्मिकवाद पे इन्होंने ध्यान दिया और एंटी कास्ट सिस्टम पे उन्होंने जोड़ दिया। आरएस के 2013 मेंस में शायद ये सवाल पूछा भी गया था, आर्य समाज में और अपने ब्रह्म समाज में अंतर बताइए। तो उस समय आप दोनों की तुलना कर लेना किस किस तरीके से। देखो दोनों में एक समानता तो है, एक परम सत्ता, दोनों ही एक परम सत्ता को मान रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये एंटी कास्ट है। ब्रह्म समाज में इतना ज्यादा एंटी कास्ट का भाव नहीं है। ब्रह्म समाज जो सिस्टम चला रहा है उसके इतने ज्यादा खिलाफ नहीं थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय एक तरीके से अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे और उस सिस्टम को मानते थे कि अंग्रेज का जो शिक्षा पद्धति है वो बेटर है, बाकी शिक्षा पद्धतियों से अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति बेटर है। तो वो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहते थे। तो ब्रह्म समाज में उस चीज का प्रभाव था। आर्य समाज बिल्कुल पुरानी, यानी वेदों की तरफ चलो, संस्कृत को अपनाओ, गुरुकुल रीति को अपनाओ, जबकि ब्रह्म समाज वाले आज की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को भी मानते थे। ठीक है, आध्यात्मिक पर जोर दिया इन्होंने आर्य समाज वालों ने, एंटी कास्ट सिस्टम था। तो इन्होंने सिद्धार्थ प्रकाश नाम से एक पुस्तक लिखी हुई थी और वैदिक स्कूल की शुरुआत की। तो इन्होंने लाइट ऑफ ट्रुथ नाम से एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर दी थी उस वैदिक स्कूल में, और वो लेक्चर सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इनकी। स्कूल में जितने भी बच्चे थे उनको एक जो बड़ा हॉल होता है उसमें बिठा करके 7-8 दिन में एक लेक्चर लेते थे, जिसका लेक्चर सीरीज का नाम इन्होंने दिया था द लाइट ऑफ द ट्रुथ, सत्य का प्रकाश। इस लेक्चर सीरीज का नाम दिया था और बाद में उन्होंने उन लेक्चर्स को ही एक पुस्तक में कंबाइंड कर दिया सत्यार्थ प्रकाश नाम से। तो ये स्वामी दयानंद के कार्य थे। उसके बाद में एक यहाँ वाले तो हो ही गए, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात भी कर लिया मैंने। गुजरात के अलावा एक विदेशी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। देखो थियोस प्लस सोफिया ये दो शब्द हैं, इसका मतलब एक तरीके से सत्य की खोज करना, ब्रह्म विद्या समझना। थियोस का मतलब होता है ब्रह्म और सोफिया का मतलब होता है विद्या समझना। तो नॉलेज ऑफ गॉड, गॉड क्या है, भगवान क्या है, इसका बारे में जानना। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। दो औरतों ने की थी, हेलेना बाल्सबेत्स्की और एच.एस. ओलकोट। ये 1875 में न्यूयॉर्क में दो औरतों ने की थी। ठीक है, इन्होंने फेबियन आंदोलन की शुरुआत की थी। फेबियन आंदोलन यानी समाज में सभी लोगों के लिए समान अधिकार होने चाहिए, इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1879 में 1879 में 1879 में स्वामी दयानंद जी ने इन दोनों महिलाओं को, हेलेना बेलेस्वी को और एच.एस. ओलकोट को, एडीआर मद्रास में बुलाया और उनसे बोला कि यहाँ पे आओ। स्वामी दयानंद जो आर्य समाज वाले हैं उन्हें यहाँ बुलाया और तुम यहाँ पे सत्य की खोज करो, तुम्हें वहाँ अमेरिका में सत्य नहीं मिलने वाला है, इंडिया में सत्य मिलने वाला है, सत्य की खोज करो। तो उन्होंने सत्य की खोज की। तो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, सत्य इसी में निहित है। तो उन दोनों महिलाओं ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने नहीं, उन दोनों महिलाओं ने कहा था। उसके बाद में एक एनी बेसेंट नाम की एक महिला है जिनका जन्म 1847 में आयरलैंड में हुआ था। 1889 में 1889 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो भारत में ही कार्य करने लग गई थी। तो ये भारत आकर के एनी बेसेंट भारत में इस सोसाइटी की सदस्य बन गई। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बना था बनारस में, उसे बनाने में सहयोग दिया था एनी बेसेंट ने। और 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। एक सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता है सीधा सीधा तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये अपने जो बनती हैं कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है वो 1917 में।
थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत की जो सदस्य थी एनी बेसेंट बनती हैं, और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो बनती हैं वो अपनी सरोजनी नायडू बनती हैं। उसके अलावा प्रमुख जो संस्थाएं उनके नाम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत की थी विलियम जोन्स ने कलकत्ता के अंदर। उसके बाद में 1815 में आत्मीय सभा की शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब देखो ये फैक्ट है, इनमें मेरा समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। इन पे कभी कभी अलग से देखेंगे, राजा राम मोहन राय पे कभी अलग से लेक्चर बनाएंगे, स्वामी दयानंद पे या विवेकानंद पे अलग से लेक्चर बनाएंगे। अभी तो क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ये फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास इनका कोई ट्रिक है नहीं, बस आपको जैसे भी हो सके 2 या 3 बार लेक्चर देख लेना, उस समय उससे याद हो जाएगा। आप जैसा भी यूज करना चाहो आप अपने हिसाब से करना। तो ये लेक्चर देखना, 2 या 3 बार देख लेना, या कोई ट्रिक बना लेना, बस आपको ये रटना है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। बाकी कहानी तो मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, लेकिन ये पूछने वाले जो सवाल हैं ये पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूना सार्वजनिक समाज 1867 में एम.जी. रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर इनके द्वारा ये 1867 में बनाई गई थी। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है। इन्होंने सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट की भी शुरुआत की गई थी मुस्लिम समाज में सुधार के लिए। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम वाल्सवेत्स्की और एच.एस. ओलकेट, इन्होंने शुरुआत तो न्यूयॉर्क में की थी, बाद में भारत में आकर के इन्होंने अपनी सोसाइटी को बड़ा किया, भारत में ही उसके सत्य की खोज की। उसके बाद में एनी बेसेंट नाम की महिला आयरलैंड से भारत आई थी, वो भी सदस्य बनी थी, बाद में कांग्रेस की वो अध्यक्ष भी रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी शुरुआत 1885 में, मैंने 1985 लिखा हुआ, 1885 में शुरुआत हुई है ए.ओ. हुम के द्वारा, कलकत्ता में हुई थी। 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा मुंबई में हुई थी। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन जिसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, और मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीम खां के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह जिनके नाम आपने कम सुने होंगे उनके बारे में बस बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में जब लेक्चर्स पढ़ेंगे तभी बताऊंगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री लेवल के एग्जाम में, तो मैं प्री के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला अगर माना जाए सही ढंग का विद्रोह कौन सा हुआ भारत में, तो उसे माना जाता है सन्यासी विद्रोह। ये सन 1760 और 1800 के बीच में लगातार 30-40 साल चलता रहा था। सन्यासी विद्रोह ये सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह माना जाता है, पूछ लिया जाता है अगर ये एग्जाम में। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के द्वारा किया गया सबसे पहला जो विद्रोह था वो कौन सा था, सन्यासी विद्रोह। अब ये जो सन्यासी विद्रोह था बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था, और इसके जो नेता थे केना सरकार और दारजी नारायण नाम से व्यक्ति थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने आनंद मठ नाम की एक पुस्तक लिखी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के व्यक्ति ने, जो लेखक थे बंगाल वाले क्षेत्र के थे, उन्होंने आनंद मठ नाम से एक पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आनंद मठ, इस पर मूवी भी बनी हुई है आनंद मठ नाम से। इसमें वंदे मातरम का नारा भी है, इस वाली पुस्तक में वंदे मातरम का नारा भी है। तो ये सन्यासी विद्रोह पहला था। उसके बाद में नील विद्रोह बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था, इसका नेतृत्व त्रुत सिंह ने किया था। उसके अलावा ये 1833 ईस्वी के आसपास हुआ था। नील विद्रोह पे नील दर्पण नाम से एक पुस्तक है, तो ये पूछा जा सकता है नील विद्रोह पर कौन सी पुस्तक है, तो नील दर्पण नाम से एक पुस्तक है। उसके अलावा संताल विद्रोह ये बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। ये सिद्धू और कानू नाम के आदिवासी थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में हुआ था, 1855 और 1856 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार केरल वाले क्षेत्र में हुआ था। अली और मुसलियार नामक इसके नेता थे, 1920-1922 में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब वाले क्षेत्र में था, भगत जवाहरमल इसके नेता थे। रंपाओ विद्रोह ये जो हुआ था अपना आंध्र प्रदेश में हुआ था, सीताराम जाजू इसका नेतृत्व किया था इन्होंने, और ये 1879 से 1922 तक लगातार लंबे समय तक चला था। तेभागा आंदोलन ये बंगाल में हुआ था, कंपाराम भवन सिंह 1940 में, ये लास्ट विद्रोह माना जा सकता है, ठीक है। तेभागा, इसके बारे में और अगले लेक्चर्स में बात करेंगे क्योंकि ये 1857 के बाद में, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको इसमें लिस्ट दी हुई है कुछ एक आयोग और कमीशंस के बारे में, तो ऐसे तो मैं इनके बारे में इन लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ या अगले लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन ये काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये आप खुद सर्च करना कि इनाम आयोग किससे रिलेटेड था। इनाम आयोग डलहौजी के समय पे आया था, भूमि संबंधी था, यानी कि जो भूमि का जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे भूमि छीन ली जाए। हंटर आयोग किससे रिलेटेड था,
या तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये हंटर आयोग, वर्नाकुलर, एल्बर्ट, ये अगले लेक्चर में आने वाले हैं। फिर भी आप उन्हें कुछ सर्च करने की कोशिश करना, जैसे मैकाले रिकॉर्ड आपको बता चुका हूँ, वुड्स डिस्पैच आपको बता चुका हूँ, तो ये आप सर्च करना, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, किस चीज से रिलेटेड था, वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड था, हंटर आयोग किससे रिलेटेड था, तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से इस लेक्चर में मैंने 1857 तक का अंग्रेजों के द्वारा जो कानून लेके आए गए, जो क्रियाविधि की गई, वो तो मैंने बताई थी। उसके अलावा गवर्नर जनरलों के बारे में बताया था, कौन कौन गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नर जनरलों के बारे में 4 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो 1833 में चार्टर एक्ट आया था उसके तहत बना था, तीसरा वाला। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड बेंटिंक बना था। और भारत का वायसराय 1858 में, भारत का वायसराय यानी कंपनी के भंग होने के बाद में, ब्रिटिश राज शुरू होने के बाद में भारत का वायसराय, प्रथम वायसराय जो बना था लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, डलहौजी इनमें से किसी भी चीज में शामिल नहीं है। डलहौजी ने बहुत ज्यादा एक्टिविटी की थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी तो मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, उसके अलावा मैंने फिर आपको सीधा लॉर्ड डलहौजी पे ले गया था। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है। रेलवे की शुरुआत, पोस्ट ऑफिस की शुरुआत, टेलीग्राम की शुरुआत, उसके अलावा बहुत सारे राज्यों को जीतना इन्होंने किया था। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आए थे, तो ये मैंने इनको बारे में बताया था। प्रमुख युद्धों के बारे में बताया था, तराइन का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, खानबा का युद्ध हुआ था, प्लासी का, बेदरा का, बांडीवास का, बक्सर का युद्ध, ये सारे इंपॉर्टेंट युद्ध बताए। फिर 1857 की क्रांति के कारण बताए थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धार्मिक कारण, गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस मुंह से काटने की मजबूरी, जिसके विरोध में मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में विद्रोह कर दिया। उसके बाद में 10 मई 1857 में, ये 2 डेट याद रख लेना, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली में, कानपुर में कहाँ कहाँ के इन्होंने नेतृत्व किया, लखनऊ में जैसे हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे विद्रोह किया उसके बारे में बात की। फिर उसके बाद में प्रमुख समाज सुधारकों पे आ गया था मैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा को खत्म करवाया। उसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनः विवाह पर सर्वाधिक जोर दिया, विधवा पुनः विवाह पर सर्वाधिक जोर दिया, यानी महिलाओं की स्थिति पर सर्वाधिक ध्यान दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वनी सभा की स्थापना की, लेकिन बाद में ब्रह्म समाज में मिला लिया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। केशव चंद्र सेन, जिन्होंने एक तरीके से ब्रह्म समाज की शुरुआत, ब्रह्म समाज का जो भारतीय ब्रह्म समाज था 2 भागों में बट गया था, उसके अध्यक्ष ये बन गए थे। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, महाराजा खेतड़ी, अजीत सिंह ने इनका नाम स्वामी विवेकानंद कर दिया। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया था। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के थे। इन्होंने दलित उत्थान पे और महिलाओं के उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। प्रथम महिला विद्यालय 1848 में पुणे में खोला गया था महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। दीन बंधु समाचार पत्र भी निकाला गया था। उसके बाद में स्वामी दयानंद, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश नाम से, शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी शुरुआत जो थी न्यूयॉर्क में हुई थी। बाद में ये जिन्होंने शुरुआत की थी वो भारत आ गई और भारत में सत्य की खोज करने लगी। इनसे प्रभावित होकर आयरलैंड की एक महिला भारत आ गई एनी बेसेंट नाम से, और बाद में वो राजनीति का हिस्सा बन गई। उसके बाद में मैंने प्रमुख सोसाइटियों के नाम बताए थे, एशियाटिक सोसाइटी, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये आपको कैसे भी करके याद करनी है। प्रमुख विद्रोह बताए थे। सबसे पहला जो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, जो प्रथम विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें आनंद मठ नाम की एक पुस्तक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम द्वारा लिखी गई। वंदे मातरम उसी में पहली बार बोला गया था, लिखा गया था। उसके बाद में बहुत सारे बताए थे और प्रमुख आयोग आपके लिए मैंने काम दिया है। इस तरीके से अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और 1857 तक का अंग्रेजों के आने से और 1857 का जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। 70, 80, 90% सवाल इसी 2 लेक्चर्स में आ जाएंगे 1857 तक का। उसके बाद में अपना 1857 से 1947 के मैं 2 लेक्चर बनाने वाला हूँ। 2 ही लेक्चर बनेंगे, एक लेक्चर से काम नहीं हो सकता। 2 ही लेक्चर बनेंगे, एक लेक्चर से काम नहीं चलेगा। 2 लेक्चर बनाऊंगा, हो सकता है तो 5वां लेक्चर में बनाऊंगा, जिसमें पुराने ईयर्स में जो जो सवाल पूछे गए हैं उनको एक साथ में कंबाइंड करके आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मेरा अगला यही रहेगा। ठीक है, तो राम राम साहब, धन्यवाद।